हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर देखने वाले हैं। आपको देखना है कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अंग्रेजी प्लस हिंदी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप सभी को पता होगा, आग, अनल, वैश्वानर, ये तीनों हैं। कौन नहीं है? अनिल नहीं है, क्योंकि ये किसका होता है? हवा का होता है। अगला सवाल है, सदानंद में संधि है। 4 ऑप्शन, व्यंजन, स्वर, गुण या फिर यण संधि। अगर हम सदानंद का संधि विच्छेद करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सत प्लस आनंद। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास सबसे पहले क्या था? हमारे पास सबसे पहले तो था, इसमें आ जुड़ा। यहाँ पर क्या था? हमें मिल गया यहाँ पर दो, यानी व्यंजन मिल गया। ऐसा कब होता है? जब व्यंजन संधि होती है तब ऐसा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह कैसा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? असंभव कार्य करना, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए भाव प्रधान, कल्पना प्रधान, वस्तु प्रधान या फिर काव्यात्मक। टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए? वस्तु प्रधान। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, शब्दावली का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शब्दों का समूह होता है शब्दावली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है, किस चीज़ का नाम है चाणक्य? कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, किसके? प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, रामाश्रयी या फिर कृष्णाश्रयी। क्या राइट हो जाएगा वो आपको बताना है। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, किसके हैं? ज्ञानाश्रयी के। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। श्री कृष्ण गीतावली के रचिता कौन है? 4 ऑप्शन इसमें भी आपके सामने हैं। कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कर्मभूमि के लेखक का क्या नाम है? कर्मभूमि किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला सवाल है, हेमकृतिनी के रचिता का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। हेमकृतिनी के रचिता का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है। इसी को ठीक करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र। भक्तिन रेखाचित्र जो भक्तिन है उसके प्रमुख पात्र जो भक्तिन थी उसका वास्तविक नाम क्या था वो आपको बताना था। तो क्या था? लक्ष्मीन था। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? तीसरी भाषा कौन सी हो जाएगी? इसके बाद अपभ्रंश हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में है। इसी को ठीक करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। 4 ऑप्शन, पौड़ी और गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा, नेपाल तथा काठमांडू, मसूरी और शिमला। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? नैनीताल और अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी से। ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर सी ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हंस पद हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, हंस पद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सकें वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण। ऑप्शन नंबर सी ठीक। अगला सवाल हमारे सामने है, अंतिम शब्द में प्रत्यय है। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं, तो इम प्रत्यय हो जाएगा। इम यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, नीम, अरावली, जामुन या फिर चंबल। इसमें जो स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। इन तीनों में स्त्रीलिंग, इन चारों में कौन सा हो जाएगा? चंबल। वैसे भी जो नदियाँ होती हैं इनका नाम क्या ही होता है? अधिकतर क्या होता है? स्त्रीलिंग ही होता है। तो नदियों के नाम पे चंबल को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। हमने कंप्लीट कर लिया है हिंदी। अब हम स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन। बुशमैन का क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ से आप लोग देखते हुए चलना। कौन सा हो जाएगा बुशमैन का क्षेत्र? कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने है,
भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? सबसे ज़्यादा किस में है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया, मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? किससे संबंधित था मीटियोर अभियान? अंध महासागर का जैविक अध्ययन से संबंधित था, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखता है। इसको राइट करते हैं। अगला, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? शिव समुद्रम किस पर स्थित है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, और अगले सवाल हमसे यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? कौन थे? जी.वी. मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल है, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगला सवाल है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? चार ऑप्शन है, 1, 2, 4 या फिर कोई नहीं। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, कोई भी नहीं। अगला सवाल हमारे सामने है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? कौन सा रहा है? अमेरिका। अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा, काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार, भूमि की चकबंदी। कौन सा नहीं होगा? भूमि की चकबंदी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? चार ऑप्शन हैं, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं। राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो किन दो बैंकों का किया गया है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही राइट हो जाएगा। इसको राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। अब अगला सवाल हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? चार ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। राज्य सरकारों की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर, राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न, क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। कौन नहीं हो जाएगा? समस्या नहीं है, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल है, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बर्मा। कौन हो जाएगा? नेपाल। नेपाल, ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या फिर गौरवशाली क्रांति। किससे हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी का संबंध? अमेरिकी क्रांति से। अमेरिकी क्रांति यानी ऑप्शन नंबर ए। और एक और चीज़ आपको याद रखना है, जो बोस्टन टी पार्टी है इसकी डेट भी आपको याद होनी चाहिए। इसकी डेट कितनी होती है? 16 दिसंबर 1773। 16 दिसंबर 1773, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब देखो यहाँ से कुछ सवाल रीजनिंग के शुरू होते हैं, जिनको भी हम सॉल्व यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में लुप्त संख्या हमें बतानी है। यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। देखो इसमें कैसे लाया गया है, अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं, फिर इन दोनों का गुणा करूं और जोड़ दूं तो कितना आता है? देखो 3 गुणा 4 करना है, 3 चक्कू 12, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 12 और 10 को अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 22 मिल जाएगा। वैसा ही काम यहाँ पर किया गया है, अब वही काम हमें यहाँ पर करना है। देखो 9 गुणा 5 यहाँ पर आ जाएगा क्या? 45, 7 गुणा 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28। अब इसको क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 7, तो मुझे कितना मिला? 73। 73 यानी कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की जो औसत चाल होगी वो क्या होगी? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई से। 2 × x × y अपॉन x प्लस वाई, यानी 9 6 15 150। 0 से 0 गया, 3 3 9, 3 5 15, और इससे ये कट गया कितनी बार? 12 बार।
12 तिया 36 दूनी 72, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए 5 दोस्तों ए बी सी डी और ई में सबसे लंबा कौन है। देखो सबसे लंबा हमें यहाँ पर बताना है, डी ए और सी से लंबा है, ए और सी से लंबा कौन हो गया? डी। तो अभी तक सबसे लंबा कौन है? डी। अब देखो बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, डी से लंबा कौन आ गया? डी से लंबा आ गया ई। बी ई से छोटा है ठीक है, लेकिन डी से लंबा है, डी से लंबा कौन आ गया? ई। तो हमें राइट आंसर अपना मिल गया, कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा सबसे लंबा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, सही समय क्या होगा? आप सभी को पता होगा, जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उसका एक्चुअल टाइम अगर हमें निकालना होता है 12 में से या 11:60 में से कम कर देते हैं। 11:60 को हम यहाँ पर लिखते हैं और जो दिया गया समय है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। इसमें से कम कर दो, 60 में से 30 गया 30 और 11 में से 8 गया 3, तो हमें यहाँ पर कितना मिल गया? 3 30 राइट ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, दिए गए आरेखों में से कौन सा तरल पिज्जा और दूध के बीच संबंध को दिखाता है? देखो तरल के अंदर कौन आएगा? दूध आएगा, पिज्जा अलग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4 वाला। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 ज़्यादा है, गायों की संख्या कितनी होगी वो आपको बताना है। देखो इसको अगर हम सॉल्व करें इस तरीके से, एक गाय के कितने पैर होंगे? 4, लेकिन मुर्गी के कितने पैर होंगे? 2 होंगे। अब मैं देखो इसको लिखूंगा कैसे, अगर मैं मानूँ गाय की संख्या कितनी है? x है, मुर्गियों की संख्या कितनी है? y है। तो देखो गाय के 4 पैर होते हैं तो 4x, प्लस इसके बाद मुर्गियाँ कितनी थी? y थी, इनके 2 पैर होते हैं तो 2y। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? पैरों की संख्या जो होगी, ये मैंने पैरों की संख्या लिख दी है, ये टोटल पैरों की संख्या है। अब ये सिरों की संख्या, गाय का एक सिर होगा तो x ही आएगा, मुर्गी का भी एक सिर होगा तो y आएगा। इनकी संख्या के 2 गुने से 2 गुना, यानी मैंने 2 से गुना कर दिया, 14 ज़्यादा, लो मैंने 14 भी इसमें जोड़ दिया है, इतना मैंने इसको लिख लिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा तो मुझे क्या मिलेगा? 4x + 2y = 2x + 2y + 14, इतना मुझे मिल चुका है। अब देखो ये चीज़ें यहाँ आएंगी, 2y अगर इधर आएगा तो 2y मैंने इससे -2y हो जाएगा, 2y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखो मेरे पास बचा क्या? 4x - 2x = 14, 4x - 2x = 14, तो मुझे कितना मिला? 2x = 14 और x की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिल गई? 7। तो गाय कितनी हो जाएंगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे? देखो इनको आप ऐसे भी देख सकते हो, आप अंदर वाले बॉक्स में पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 हो गए, इसके बाद 9 10, इसके बाद 11, इसके बाद 12, इसके बाद एक ये बड़ा वाला 13, इसके बाद ये वाला 14, इसके बाद इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा 15, इसके बाद ये 16 और ऐसा ही सेम बाहर वाला डब्बा भी है, तो 16 दूनी 32। हम यहाँ पर कितना कर लेते हैं? त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या है। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना है, देखो अगर आपको यहाँ पर वामावर्त कहा गया है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, अगर आपसे दक्षिणावर्त कहा जाए तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक। अब देखो मैंने ये डायरेक्शन बना ली है, आप सभी को पता होगा ये कितना एंगल होता है? 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर मैं इसके बीच एक और लाइन खींच दूँ 45 डिग्री बन जाता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, ये मैंने डायरेक्शन लिख ली है। अब इसके बाद सबसे पहले दक्षिण की ओर मुँह है, इसका इस दिशा में मुँह है, इस दिशा में मुँह है, तो मैंने इस डायरेक्शन में उसका मुँह कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, वह वामावर्त 135 डिग्री मुड़ता है। मैंने बताया था वामावर्त कहा गया है तो एंटी क्लॉकवाइज 135 जाना है। 135 कितना होगा? यहाँ पर जाऊँ एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ को जाऊँगा अब मैं। अब देखो ये 90 हो गया, 90 में यहाँ पर 45 और जोड़ा, यहाँ पहुँच गया मैं। अब मेरा मुँह किस तरफ है? इस तरफ है। अब इसके बाद क्या किया इसने, इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज मुझे 180 जाना है। 180 जाऊँगा तो देखो 45 दूनी 90, फिर
फिर यहाँ पर मुझे कितना मिल गया 180 डिग्री ये हो गया। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है वो मुझे बताना है। ये क्या हो जाएगी, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो ये राइट करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, कहाँ पर बनाते हैं, दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 के बाद अगली कौन सी भिन्न आएगी। देखो 1, 3, 5, 7 फिर 9, 2, 4, 8, 16, 32, 9/32। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए ही है, तो इसको राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ यहाँ पर माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ भाग है, तब इसको हमें सॉल्व करना है, बताना है कि आंसर कितना आएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके चिन्ह बदल लेते हैं एक बार, ठीक। तो इसके अगर हम यहाँ पर चिन्ह बदल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा। सबसे फर्स्ट में धन का अर्थ हमें यहाँ पर गुणा कर देना है, धन का अर्थ हमें यहाँ पर क्या कर देना है, गुणा। गुणा का अर्थ यहाँ पर हमें माइनस कर देना है, गुणा का अर्थ हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब माइनस करने के बाद भाग का अर्थ प्लस कर देना है, भाग का अर्थ मुझे यहाँ पर प्लस कर देना है, माइनस का अर्थ भाग कर देना है, माइनस का अर्थ भाग कर देना है। देखो अब इसको सिंपली क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है बस। अब इसके बाद अगर मैं भाग दूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 7, इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद मिलता है गुणा 20×5 100, इसके बाद माइनस, इसके बाद मिल जाएगा 30, इतना ही मिलेगा। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो अब मैं क्या करूंगा, जोड़ करूंगा। 107 में से 30 कम कर दो, कितना मिलेगा, 77 मिलेगा। तो 77 मिलने के बाद ऑप्शन नंबर ए को राइट करता हूं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में देखते हैं क्या पूछा गया। देखो कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला कौन सा है, गेहूं के दाने होते हैं, बीज होते हैं, फल होते हैं, रूपांतरित फल होते हैं या फिर संपूर्ण बीज होते हैं। तो आयोग की तरफ से इसका आंसर क्या आया था, फल आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल है जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है, किसे दिया गया है, प्रदीप कुमार मोहंती को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट। अब देखते हैं अगला सवाल, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किसने की है वो आपको बताना है। गांधीनगर गुजरात ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल है निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है, किसने जीता है, पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल है निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत वापस लाया गया था, किसके द्वारा, ऑपरेशन गंगा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस या फिर ऊपर के सभी। ये तीनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल 1 टेराबाइट में शामिल है, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, स्पैम यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था, सन 2000 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार का क्या नाम है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा यानी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कोयला नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है, कौन सा हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या है, 24 जनवरी 2019, 24 जनवरी 2019 ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के क्रम में कौन से क्रम में हुआ था, 27वें नंबर पे, 27वें नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं और अगला सवाल है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी, कुमाऊं में, गढ़वाल में, दोनों में या फिर कहीं भी नहीं, कहाँ की जाएगी, गढ़वाल में की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है।
अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट ऑप्शन आपको बताना है। किसको? हरिद्वार को। हरिद्वार यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा गया। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले के थे? पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ के थे? पौड़ी के थे। ऑप्शन नंबर ए में पौड़ी दिखता है, ये ठीक करते हैं। अगला, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी जी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर था? किस में था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 5वें, 11वें, 19वें या फिर 7वें। कौन से नंबर पे था? 7वें नंबर पे था। 7वां नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखता है, यही ठीक होगा। और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ है? आईटी पार्क कहाँ है? हरिद्वार में है, पौड़ी में है, देहरादून में है या फिर नैनीताल में है? आईटी पार्क कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? हरिद्वार, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर या फिर पिथौरागढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो उधम सिंह नगर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारे सामने है, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरिद्वार में। हरिद्वार यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? देहरादून में है उरेडा का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला सवाल, 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान दिया? द्वितीय क्षेत्र ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड के गांधी कौन? इंद्रमणि बड़ौनी। ऑप्शन नंबर डी में है, इन्हीं को राइट करते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? चमोली है। चमोली को राइट करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। आपको बताना है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल कौन सा है? गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजड़ू को। गुजड़ू यानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? शिल्पकारों से संबंधित था डोला पालकी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के प्रफुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? कौन से? सर हेनरी रैमजे थे। हेनरी रैमजे यानी ऑप्शन नंबर बी में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला सवाल। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्न में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातर मंडल की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन है, देहरादून, मेरठ, दिल्ली या फिर लखनऊ। कहाँ की थी? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी में। देखते हैं अगला सवाल, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बुद्धि बल्लभ पंत जी को। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला, कुर्मांचल केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध है? कुर्मांचल केसरी बद्री दत्त पांडे जी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा में आए थे? 1936 में। 1936। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड, अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्न में से कौन नहीं थी? मंगला देवी, रेवती देवी, जीवंती देवी ये थी। ऑप्शन नंबर बी नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। आपको बताना है, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? गंगा नदी कहाँ से बनती है? कहाँ से बनती है? देवप्रयाग से। देवप्रयाग में, देवप्रयाग वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, वहाँ से गंगा नाम से जानी जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे हैं? अलकनंदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला सवाल है, बागेश्वर किन नदियों के तट पर है? बागेश्वर आप सभी को पता होगा, सरयू और गोमती के संगम पर है बागेश्वर शहर। अगला, निम्न में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की? यानी
गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ जो पुस्तक है वह किसकी है? भक्त दर्शन। ऑप्शन नंबर सी, ये आपने क्वेश्चन देखा भी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। अब अगला सवाल आपके सामने है, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट ऑप्शन ही आपको बताना है। दुगड्डा, श्रीनगर, जय हरिखाल या फिर लंसडाउन। कौन सा हो जाएगा? दुगड्डा। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल देखते हैं, निम्न में जनपदों में नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? नंदा देवी कहाँ है? चमोली जिले में, तो चमोली जिला ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जाता है वो आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीढ़ीनुमा खेत हमारे यहाँ होते हैं, इससे रोका जाता है। अगला, निम्न में से कौन सुमेलित है? जो सबसे ठीक लिखा हुआ है वही आपको बताना है, तो आपको डायरेक्ट दिखेगा जो देवरिया ताल को कहाँ है, देवरिया ताल तो रुद्रप्रयाग में है, तो यही एकदम ठीक लिखा हुआ है। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? ऊंटाधुरा, बेलचाधुरा, मुलिंगला या फिर रालमपास। कौन संबंधित नहीं हो जाएगा? मुलिंगला। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, कफनी बागेश्वर लिखा है, रालम पिथौरागढ़ है, खतलिंग उत्तरकाशी है, अलकापुरी चमोली है। कौन सा सही नहीं है? ये वाला ही सही नहीं है। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि अगर यहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर है तो यहाँ पर टिहरी और रुद्रप्रयाग नाम यहाँ पर आना था, टिहरी और रुद्रप्रयाग यहाँ पर नाम आना था, लेकिन यहाँ पर उत्तरकाशी है, तो ये गलत है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति पूछा है, ठीक। इसकी कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति पूछा है तो हम क्या राइट करेंगे? 2 राइट करेंगे। तो 2 सीटें कहाँ कहाँ की हैं? एक चक्राता वाली है, चक्राता देहरादून वाली, और दूसरी कहाँ है? नानकमत्ता वाली है, नानकमत्ता यानी उधम सिंह नगर वाली, ठीक। नानकमत्ता उधम सिंह नगर की, ये दोनों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अब अगला देखो, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया था? किन्होंने किया था? भुवन चंद्र खंडूरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? कौन मनोनीत सदस्य थे पहले, वो आपको बताना है। कौन थे? श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं? पहले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा के अजय भट्ट, वंशीधर भगत, प्रकाश पंत या फिर गोविंद सिंह कुंजवाल। कौन हो जाएंगे? प्रकाश पंत हो जाएंगे। प्रकाश पंत यानी ऑप्शन नंबर सी में है, इन्हीं को राइट करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, उत्तराखंड में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखो राज्यसभा में सदस्य पूछे हैं तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अगले की तरफ बढ़ते हैं, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में किस वर्ष लागू किया गया? 2021 यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर के लगभग है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन 7816 दिखता है, इसी को राइट करते हैं, ठीक। आपने पढ़ा होगा 7817 तक, उसके आसपास भी है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से 2-3 और क्वेश्चन रहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कामेट पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर है। ये भी आपको याद करना है, ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कहीं पर दिख सकता है। इसी तरीके से 7756 मीटर है, ठीक है ना। और इसके साथ ही जैसे आपने माउंट एवरेस्ट पढ़ा होगा 8850 मीटर, जो एवरेस्ट है वो कितना है? 8850 मीटर के लगभग है। चलो एक क्वेश्चन मैं दोस्तों आपसे पूछता हूँ, आपको इसका राइट ऑप्शन आपको मुझे क्या करना है? कमेंट में बताना है। तो आपको बताना था क्या, जो मैरियाना गर्त है ना उसकी गहराई कितनी है? जो मैरियाना गर्त है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है। तो कुछ ये गहराई ऊंचाई वाले सवाल होते हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन दिया है, मैरियाना गर्त जो है, मैरियाना गर्त इसकी गहराई कितनी है? आप में से जिसको भी ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर आता है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना है, ठीक है। मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है? बाकी हमारे पास क्वेश्चन था उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 7816। ऑप्शन नंबर ए को हम राइट कर चुके थे। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय हिमालय की पूर्वी एवं
पश्चिमी सीमाएं क्या क्या हैं? नंगा पर्वत और नामचा बारवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टोटल 100 क्वेश्चंस। आगामी पुलिस कांस्टेबल जो भी भर्ती होगी उसके लिए बेहतर यही है, कोई भी एग्जाम होता है तो आप उसी पैटर्न पे पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हें भी आप लोग देख कर जाइए। तो यही मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एक नई प्लेलिस्ट पर आपको यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी के टोटल कंप्लीट सॉल्व किए हुए क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। तो इसीलिए इसी सीरीज में मैंने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के पेपर की वीडियो बनाई है। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, जो सेट होते हैं किस चीज़ के मैं बनाऊं वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। ये सारी चीज़ें जो पीडीएफ है, जो पेपर का पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जैसा कि हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है, आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है हमारा चैनल का नाम, सर्च करोगे तो वहाँ ज्वाइन भी हो जाना। ज्वाइन होते ही मैं इसको अभी शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट करके बताना कि आपका इसमें अटेम्प्ट कितना रहा था। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगली नई वीडियो में। जय हिंद।